So yeah, back to the fourth class today, right? Third class. थर्ड थर्ड क्लास है और मैंने जैसे कहा था कि थर्ड में हम लास्ट सेशन होगा थ्योरेटिकल एंड वी विल बी टॉकिंग मोर टुडे अबाउट स्क्रीनिंग आइडेंटिफाइंग। और कल मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके माइंड में कोई बच्चा है जिसके बारे में आप सीखना चाह रहे हो या जिसके बारे में आप आगे काम करना चाह रहे हो, तो कीप दैट चाइल्ड इन माइंड टुडे। If you don't have to, it's okay, it's just knowledge. But the journey today will take you point by point on how to start identifying a child as young as kindergarten. यानी बिल्कुल छोटा भी है, before the age of 5. अगर early signs जिसको हम कहते हैं early warning signs या हम कहते हैं red flags, पहले ही आप देख रहे हो कि there is something which seems a little off. Then how and when to identify, and then gradually as we go ahead we will talk about what you can do inshallah. तो before we go through all the details today, ये बताएं कि कल की क्लास से और इससे पहले anything that you have in mind that you want to clarify or you want to revisit, any thoughts, any questions? अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल। हाँ हाँ अच्छा, वैसे आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि आपने पूछा तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ, अगर इफ इट्स गोइंग टू कवर तो आप मुझे बता देना। So as we are talking from last two classes about the creativity and how child is involved in creativity, हम्म but I do have I do have what I say case study of a child हम्म, that is not into that much creativity. ठीक है। Like whenever something is provided, like for example, even if I'm sitting with that child or doing something like crochet or some anything like that, I see that child is not that much interested, and even I am still there, but the child is not there. His attention is not 100% there. He's just sitting with me, and then he loses attention and whatsoever. So my Okay. question is that कि हाँ बोलो। how can we, हाँ, हम्म how can, मतलब इसका पीछे बेस क्या है, what could be the reason, and then how also कि how can we bring the attention towards it. Anything, crochet हो गया, coloring हो गई, to see the videos and do the sketching, राइट। अच्छा, इनसे any हेल्प मी similar activities अंडरस्टैंड, like व्हेन यू से क्रिएटिविटी आप आर्ट की तरफ जा रहे हो कि उसका नहीं, इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ाई में भी? नो आर्ट साइंस मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज बोलेंगे ना, जो आप अपनी हॉबी, बच्चे की कोई ना कोई हॉबी होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, बट आप एक बच्चे को देखते हो दैट चाइल्ड इज ऑलवेज आफ्टर द स्क्रीन टाइम, दैट इज द ओनली हॉबी दैट चाइल्ड हैज, इफ राइट दैट चाइल्ड हैज। राइट अदर देन दैट यू कैन, जैसे आई कैन इन्वॉल्व दैट चाइल्ड इन फिजिकल एक्टिविटीज दो, but other than that, if I'm sitting at home, that child is continuously demanding for screen time or trying to get into somebody's screen, because कोई ना कोई बड़ा तो स्क्रीन यूज कर रहा होता है, तो और स्क्रीन टाइम होता है ना, on किसी this, का भी हो। is there anything particular that child won't like to watch or is it just random? एनीथिंग रैंडम जस्ट टू कीप हिमसेल्फ, मतलब कुछ किसी भी तरीके का स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। ओ, ऐसा नहीं है कि भाई प्रेफरली मैं हाँ, एक मतलब कि पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रही हूँ पर्टिकुलरली स्क्रीन में, हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल जो बच्चों के अंदर वो जो आया हुआ है ना, रोब्लॉक्स वगैरह और ये सब का, PS5 वगैरह का, हम्म हाँ, तो उस तरह के वीडियोस में वो इंटरेस्टेड होता है, लेकिन मैं जो हूँ बहुत ज्यादा ट्रू, सही बात है, मैं यूट्यूब इतना नहीं देखने देती थी अपने बच्चों को, बल्कि हमारे यहाँ रूल है कि अगर यूट्यूब देखना है तो टीवी पे ऑन होगा, नॉट ऑन आईपैड, नो स्क्रीन टाइम ऑन आईपैड। वंडरफुल राइट। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली व्हेन आई सॉ कि वो जब अपने कजन से मिल रहा है और फिर हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रोडिक्टिंग बिहेवियर कि वो तो कर रहा है, और फिर डिस्कनेक्टिंग, मेरे साथ डिस्कनेक्शन हो रहा था उसका कि मेरे एंड नाउ ही फ्रेंड्स तो इज कर 10, रहे हैं। राइट? Is that the same child you're talking about? नो नो नो, नॉट द Okay. सेम, Okay, okay. तो नॉट द ये सेम बच्चा कितने चाइल्ड। साल का है? 6 years। 6? Oh dear. अच्छा, 6 6। अच्छा लेकिन मैं जो मैं आपको जो बात बता रही हूँ ना, हम्म दोनों जो क्रिएटिविटी वाली बात है ना, वो दोनों बच्चों में कॉमन है। ओके, मैं आपको हाँ, इनसे ये पूछना चाह रही हूँ एंड दैट यस्टरडे ओनली आई वाज थिंकिंग कि हमने ये पॉइंट कवर नहीं किया, दैट for you maybe creativity could be artwork and drawing and coloring and painting or whatever like that, but for not for everyone, right?
but creativity has very different dimensions, but particularly for boys. So maybe they are more interested in something like science experiments, या I don't know, Lego बनाना या कोई Minecraft वाला काम करना. So it still comes under creativity. But for boys, it's very different, right? वो जो हम कहते हैं ना, उसका जुगाड़ी किस्म का दिमाग है, वो तोड़ फोड़ करके, wiring करके, maybe he would prefer playing with circuits or creating something rather than doing a painting. So I don't know if you've tried something like that with them. I have tried them Lego with Lego, them, हाँ. but I have seen that they are not very much अच्छा. interested. ओके. एंड जैसे आपने किया है, मोटर लगा के कुछ फैन भी बनाते हैं, छोटा सा, आई डोंट नो, वैक्यूम नहीं, क्लीनर बनाते हैं, इस ये तरह की that we चीजें. have done for the only school projects, and even हाँ. not for the And did he younger be one, for the interested older in one. it when it was a school project? Was he interested in it? It was not his school project, it was for हाँ. the older one. So he was just sitting over there, but हाँ. मतलब he about if I talk particularly about him, he is like कि कुछ भी interesting हो रहा होगा ना, so he is invested in it, but उसके साथ साथ जो है ना, उसको ये होता है कि अब इतने बज गए तो मेरा स्क्रीन टाइम दे दो, मतलब वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप. सही सही. जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, हाँ. उसको फौरन ये क्लिक हो रहा होता है स्क्रीन में. हालांकि Wonderful. Wonderful. घर में मैं आई एम लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कोई बहुत ज्यादा हमारे घर में स्क्रीन वगैरह किसी की भी आदत नहीं है यूज करने Right. की. Right. उसका सो मैं आंसर मेरा ये है. एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अगर हम्म. एक बच्चा, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द 10 year old चाइल्ड, कि हम्म. अगर एक बच्चा जो कि 10 साल का है और उसका इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल सिर्फ नॉट कलरिंग, आप जब फारिग बैठे हो तो आपका हम्म. इंटरेस्ट किसी भी तरह की कोई हॉबी आपके अंदर डेवलप होती हुई नजर नहीं आ रही, हम्म. अदर देन ये कि मेरे साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो गया, बातें कर ली, या मैं खुद ही इन्वॉल्व करती हूँ, चलाओ डिश वॉशर एम्प्टी कर दो, अभी तो आपकी स्क्रीन में टाइम है, या अभी तो हमने कहीं जाना नहीं है, अभी तो हम फ्री हैं, पढ़ाई होगी तो आज ये करवा दो. तो इस तरीके से तो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन हम्म. वो इन्वॉल्वमेंट भी 20 मिनट से ज्यादा की नहीं हो सकती. उसके बाद जो है उनको वही मतलब ना, कैसे बोलेंगे, फारिग वक्त जो निकालना होता है ना, तो मुझे होता है कि बच्चा आज का दिमाग में तो इतनी सब चीजें चल रही होती है, फारिग कैसे बैठ सकते हैं बच्चे, मतलब कुछ ना कुछ तो करें ना बच्चे. I You will can say correct what me, I you said can correct me. yesterday, Insia, that sometimes we forget that we are the adult and they are the child, right? तो हम्म. हमारा जो माइंड है ना, हम कहते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम है. बट kids are chill, right? But having हम्म. said that, to answer your question in particular, there are three things that I want you to focus on. Number one ये है कि हम emphasis नहीं देते, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे हमारे बच्चों की एक स्ट्रिक्ट रूटीन हो. रूटीन का ये हम्म. मतलब होता है, अभी हॉलीडेज जैसे आने वाले हैं, तो यू कैन सिट विथ योर चाइल्ड एंड से, लुक, आई अंडरस्टैंड यू लाइक एंड यू एंजॉय प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लेकिन आप देखो हम्म. इतना डे है ना, लाइक इवन इफ यू वेक अप एट 10 o'clock एंड यू स्लीप एट 10 o'clock, फर्ज करो हम्म. पूरा दिन है, तो हाउ कैन वी डिवाइड आवर टाइम कि उसके अंदर आपका स्क्रीन टाइम भी हो रहा है, आपका प्ले टाइम भी हो रहा है. there's a difference between screen time and play time, right? प्ले टाइम में आपको वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन नहीं मिलेगा, लेकिन वो बार बार आपने पढ़ा भी होगा ना, कितना एम्फेसिस इस बात पे है कि अलाउ योर चाइल्ड टू बी लिटिल लिटिल बोर्ड, क्योंकि जब वो बोर होंगे, जब वो कहेंगे ना मामा फिर मैं क्या करूं, तो आप बोलोगे बस ये आपका फ्री टाइम है, आप जाके डिसाइड करो. आप उसको ऑप्शंस दे दो, या आपकी बुक्स भी हैं, या आपके पेंटिंग्स भी हैं, या आपका आई डोंट नो लेगो, व्हाटएवर, आप यू हाउ यू स्पेंड योर प्ले टाइम. उसके अंदर आपका हम्म. कुरान टाइम भी है, उसके अंदर आपका आई डोंट नो होमवर्क टाइम या वर्कशीट टाइम, व्हाटएवर इट इज, बट यू सेट अ रूटीन. when you हम्म. set a routine, अच्छा, when I'm saying routine, बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए रूटीन आप मिल के बनाए. ये आपका डिक्टेशन नहीं होगा कि अभी 4 बजे यही करना है क्योंकि मैंने बोल दिया. It's not going to work. You sit with the हम्म. child and you say, all right, come on, let's do it together. आप पहले क्या करना चाह रहे हो, पहले आपको नहाना है या पहले आपको कुरान पढ़ना है, मिसाल के तौर पे हॉलीडेज में, राइट? तो आप हम्म. उससे पूछ पूछ के रूटीन करते हो, एंड देन यू से ओके, एक स्ट्रक्चर आपके बच्चे के पास है. वरना फिर पता है क्या हो रहा है, जब आप उसको गुस्सा करते हो, आप कहते हो सारा दिन स्क्रीन पे ओपन करो इसको, तो वो शायद थोड़ी देर के लिए आपको गुस्से में देके बंद तो कर देता है, बट देन 5 minutes लेटर ही विल आई कम एंड से, मामा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, because there seems to be no alternate, and that annoys you more because like इतनी सारी चीजें पढ़िए जाओ करो. बट गुस्से में जब आप ये समझाते हो करते हो, it doesn't work. That is why when you are in a good mood, when he's in a good mood, you sit and you make this routine and you tell them कि भाई देखें ये करें. एक ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो आपका फ्री टाइम या मी टाइम वाली बात जो मैं आपसे प्ले टाइम बच्चे का कह रही हूँ,
उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो आपने बात बोली ना, इट्स that there is no hobby. The problem is that when we were growing up, at least certainly my generation, when we were growing up, हमारे पास ओवर स्टिमुलेशन नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, राइट? एक वो पुराना जमाना, एक पिंक पैंथर वाला पीटीवी वाला कार्टून, और एक बीच में फोन डाइनिंग रूम में, there was nothing that was too much. Now there is too much stimulation. So what is happening is that the children don't get time to slow down and discover and again connect with themselves. So I highly advise all of you, in fact you all for yourselves also, और बच्चों के साथ भी, please sit and apply something which is known as multiple intelligence, right? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, इसमें नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको वर्कशीट शेयर कर लूंगी। मल्टीपल इंटेलिजेंस का ये मतलब होता है कि आप बच्चे के साथ बैठो और आप उसको हेल्प करो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि बेटा आपके अंदर क्या टैलेंट है। जो आपने बात बोली ना इनसे कि सारा दिन स्क्रीन पे ही होता है, बिकॉज दैट सीम्स टू बी द ओनली थिंग ही इज एंजॉयिंग, बट परहैप्स इट्स अ वर्ल्ड दैट ही इज नॉट डिस्कवर्ड. Maybe his world is technical, maybe his world is graphic, maybe his strength is gaming, right? But let's try and identify his skills, his talent. फिर जब वो करते हैं ना, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं कि ओ मेरे अंदर ये टैलेंट है, फिर आप उसको बोलो वाह आप इस टैलेंट को और कैसे ग्रो कर सकते हो, व्हाट एक्टिविटीज कैन यू डू टू मेक योर ब्रेन स्मार्टर. So you tell him that I will allow you screen time, I will allow you play time, but I will also allow you your time. कि this is your activity time. और थोड़ा सा जब हम रूटीन और स्ट्रक्चर करते हैं तो बच्चे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं. इन मोस्ट केसेस children like structure, like order, like discipline, like boundaries also, कि क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. Children want to please you, बट हमें भी आना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, राइट? तो मैं वाकई कहती हूँ कि वी नीड टू अपग्रेड आवर पेरेंटिंग. We need to upgrade our approach on how we are parenting our children for this generation. So give it a thought and remind me if I forget कि multiple intelligence की जो चीजें मैं आपसे कह रही हूँ वो जाके मैं ग्रुप में शेयर करूंगी. Another thing that I highly encourage moms to do is basic child development, right? वो उसका भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चनियर है. वो भी मैं कहती हूँ आप अपने बच्चों को बिठाओ, मेक योर 6-year-old सिट, मेक योर 10-year-old, जितने बच्चे हैं आप बिठाओ, आप बोलो चलो हम मिलके करते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप रीड करो, आप बोलो वाह 6-year-old चिल्ड्रन कैन डू दीज थिंग्स, राइट? आप देखते हैं आप क्या क्या इसमें से कर सकते हो सकता है कुछ चीजों में वो कर रहा है, कुछ चीजों में आप बोलते हो वाह 6 years old कैन डू दिस, लेट्स ट्राई, कि हम ट्राई करते हैं, आप भी ये करोगे. कुछ चीजों में हो सकता है वो अपनी एज से बड़ा आगे है, अब बोलोगे वाह आपने ये कर लिया. तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चनियर इज बेसिकली चेकिंग कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो आपके बच्चे ने इस एज पे अचीव कर ली है, कौन सा वो कर सकता है और कौन सा जो है वो उससे आगे है. तो चिल्ड्रन गेट लाइक ओके. इसमें क्या होता है, इसमें एक और पॉइंट है, व्हेन यू हैव मल्टीपल सिबलिंग चिल्ड्रन, तो दे अंडरस्टैंड कि अच्छा 10-year-old ये कर सकता है लेकिन 6-year-old ये नहीं कर सकता. कुछ बच्चे अपसेट हो जाते हैं ना, आप भाई को ये करने देते हो मुझे नहीं करने देते हो. तो फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर बार जब आप एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हो ना कि ओ वो छोटा है इसलिए मैं इसको ये कह रही हूँ, तो समटाइम्स बड़े वाले भी अपसेट हो जाते हैं, मम्मा आप इसको हमेशा छोटा कहते हो. So sitting with your children and doing these activities are very very important. तो पेरेंटिंग का ट्रिक ये है कि जब आप स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो तो फिर आपका मी टाइम शुरू हो जाता है कि you have to give them time, right? So sometimes moms get upset because we're like मैं तो सारा वक्त उसके साथ होती हूँ. तो फिर हम आपको सिखाते हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टाइम एंड स्पेशल टाइम. ऑल द टाइम होना एक और बात है, लेकिन स्पेशल टाइम वो टाइम होता है कि आई डोंट नो आधा घंटा है, 20 मिनट है, 25 मिनट है, यू आर लीविंग एवरीथिंग, यू आर लीविंग द किचन, यू आर लीविंग द आयरन बोर्ड, यू आर लीविंग द वॉशिंग मशीन, यू आर लीविंग द फोन, योर फोन, एंड यू आर सिटिंग विद योर चिल्ड्रन एंड यू आर कनेक्टिंग विद देम एंड डूइंग दीज एक्टिविटीज. तो वो जो आप कहते हो ना हॉबी हमारे अंदर से आ रही थी, आज हमें हॉबी निकालने के लिए या टैलेंट निकालने के लिए अपना टाइम देना पड़ा. We literally have to connect with them and try to help them discover this part of themselves, right? So give it a thought. This is another world, No, a very yes, important it was world. a good way to see. Acha, I just want to ask you
that I do have a routine. I do have a structure. My kids had have a screen time. So that the whole day he is after that time कि अब इतने बज गए हैं तो अब इतनी देर है. So what do you think that it's not working because I have set the routine and they have आप not? reinforce कर सकते हो एंड मे बी यू कैन रिविजिट. देखो अगर ये रूटीन बनाए हुए को टाइम हो गया है तो मे बी यू कैन सिट विद देम. बच्चे बड़े भी हो गए, यू कैन से लाइक ओके दिस इज आवर रूटीन, लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं. आप देखो आपको चेंज करना है, आपको पहले स्क्रीन टाइम करना है फिर होमवर्क करना है. what is it we can do, right? तो हमेशा से याद रखना कि it will work when we do it together. हमारा जमाना था कि हमें सिर्फ मम्मी ने बोल दिया ये करो या सिर्फ आंख दिखा दी थी तो हम समझ आते थे कि भाई ओके गलत हो गया. आज नहीं चलता है. आज आप आंख दिखाओ तो बच्चे क्या बोलते हम्म. हैं, क्यों डज आप इट दिखा वर्क? रही हो? आज के जनरेशन के साथ नहीं करता. वो भी आपको ऐसे ही दिखाते हैं या सबके सामने बोल देते हैं, आप क्यों ऐसे मुझे देख रही हो. It's a completely different beautiful world now with children. तो हम हमें लिटरली हम उनको एट पार लेके चलते हैं. हम हर बात उनसे हम कहते हैं डिस्कशन करके पेरेंटिंग हो रही होती है. बट वी स्टिल हैव द अपर हैंड, but we take their opinion, we take their suggestion into account. So revisit it and see. Okay. Right? And if he Okay. keeps telling you अच्छा कब होगा मेरा स्क्रीन टाइम, तो बार बार है ना आप इनॉयड नहीं होना. क्योंकि एक एक पर्सनालिटी बच्चों की होती है ऐसे कि जितना वो आपको ट्रिगर करते हैं ना, हम कहते हैं ना मामा का वो वो जो होता है ना क्या बोलते हैं स्पार्क किस पे आता है मामा का, हम्म. वो उनको मजा आता है. तो जितना आप बिल्कुल. रिएक्ट करती हो ना, आ जाएगा ना कितनी दफा बोल दिया कब तक पूछोगे, जस्ट इग्नोर. आपको उसको पता है Actually, कि he knows everything. He knows right? how to see the clock. He can see the clock. Everything he knows. As soon Perfect. as he's near the screen time, he will say, "Mama, it's 7:55. It's Perfect. 7:56 because हाँ, the screen time is at 8 o'clock." So perfect. he does know. So you are right that he just So keep next pushing me to time, the next point. time he says that, अब आप कुछ भी नहीं बोलना, आप बोलना परफेक्ट, राइट, खलास. ज्यादा रिएक्ट नहीं करो. जितना आप रिएक्ट करोगे आपकी भी, हम कहते हैं ना आपका भी थर्मोमीटर बढ़ने लगता है. एंड देन you get frustrated and he is enjoying it honestly, not in a malice way, but kids have fun. वो he knows that oh ये उसका पावर है. तो वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने के लिए you just act calm, okay your time, right? So जताना नहीं. अच्छा ये kids की first ना बिहेवियर की पापा क्लास हो गई, लेकिन कभी भी जताना नहीं बच्चों के सामने, राइट? I think kids these days know the वो बोलते ना कि मम्मा की नस पता है कहाँ मारना है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, पता है एब्सोल्युटली. कि इतना ट्रिगर करेंगे, इतना बोल बोल के ट्रिगर करेंगे ना कि वो 15 मिनट पहले भी मार्क कर देगी कि हाँ ठीक है गो फॉर इट. बट द ट्रिक हियर विद एनी रिलेशनशिप, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, एनी रिलेशनशिप का ट्रिक है कि जब आप समझ जाओ कि वो आपको ट्रिगर कर रहा है, अब आपके इख्तियार में सिर्फ इतना होता है कि आप उसको ये प्लेजर ना दें या ये खुशी ना दें कि ओह मैंने आपको ट्रिगर किया. यू शो नो रिएक्शन, यू रिमेन Yeah, फ्लैट एंड काम. Now that comes I with a have lot of done. practice. लेकिन that's the Yes. trick of anybody who's triggering you. चाहे वो आपका बॉस अच्छा है, I have चाहे done वो आपके thing बच्चे आप हैं. मेरा जो छोटा वाला है ही इज जस्ट 2.5 years old. तो इवन माय यंगर डॉटर एज वेल. तो बीच में थोड़ा सा टीवी का और ये जब विंटर वेकेशंस और सब थे ना, आई टोल्ड यू मेरे ससुर की डेथ हो गई थी एंड वी वर सुपर बिजी दोज डेज. तो Right. उस टाइम पे जो है वो टीवी का एक क्रेज हो गया था. देन वी केम बैक टू आवर हाउस और उस टाइम पे भी बहुत हो गया. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज के अच्छा बच्चों का ये है कि अच्छा देखना है ना, और दे नीड के चलता भी रहे. तो मतलब उनका ये था कि हाँ ठीक है, मैं मतलब मैं उनकी बात मान के टीवी चलाने देती थी कि हाँ टीवी चल रहा है, टीवी इज वर्किंग, आप भी अपना काम करो साथ साथ, चलते फिरते देख लो, ये काम बाकी है, शूज पॉलिश बाकी है, शू पॉलिश योर शूज, पैक योर बैग, ये कर लो वो कर लो, टीवी साथ साथ चल रहा है. अब नाउ दे यूज टू इट कि भाई हाँ उनकी वो एक एक जो होता है ना कंसंट्रेशन, जो पहले आंखें एक टाइम होता था कि भाई हाँ स्क्रीन टाइम है तो यहाँ पे लग के बैठना है, अब वो वाली हैबिट खत्म हो गई है. हम्म. क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है. अब बच्चों को पता है हाँ वो अपनी जगह चल रहा है तो वी कैन वॉच इट एनी टाइम. तो हम्म. वो उनके काम भी पूरा दिन साथ 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 हो रहे होते हैं. और लाइक मेरा भी काम हो गया कि मुझे पूरा दिन
चीज ट्रिगर नहीं कर रही है, उनके भी काम हो रहे हैं और उनके माइंड में भी है कि हाँ भाई हमें टीवी भी देखने मिल रहा है और और बच्चे बैकग्राउंड रिलैक्स में भी हो रहे टीवी भी चल रहा हैं। है, आप यही कह रहे हो ना? जी, बैकग्राउंड में टीवी भी चल रहा होता है। और अच्छा, ऐसा मैंने ये चीज नोटिस भी बहुत की है कि ऐसा नहीं है कि इससे कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है। हम्म। उनके दिमाग में क्या है कि हाँ टीवी चल रहा है। हम्म। बच्चों मतलब बच्चे का दिमाग बन गया है कि टीवी चल रहा है, मैं एनी टाइम भी देख सकता हूँ, मुझे टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। तो वो बच्चा सुकून से मेरे मेरे मुताबिक काम कर रहा है। ये वाला सीन है। अच्छा, the answer to this is that every human being is different, right? आपको पता है ऐसे लोग भी हैं, मतलब इट फैसिनेट्स मी दैट ऐसे लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, यहाँ पर बुक सामने होता है, यहाँ सामने क्रिकेट चल रहा है, वो भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, बट दे आर एबल टू टेक बोथ इंफॉर्मेशन टुगेदर। एंड देयर आर सम पीपल हु नीड पिन ड्रॉप साइलेंस टू परफॉर्म एंड लर्न। तो वो भी सही है, वो भी सही है, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट एंड एवरीबडी इज टेकिंग इन इंफॉर्मेशन डिफरेंटली, राइट? तो अगर आप ये कह रही हो कि आपको ये लग रहा है कि भाई वो चल रहा है बैकग्राउंड में, चाहे टीवी हो या समटाइम्स कोई और सुन रहा होता है, कोई और कमरे में कोई न्यूज इतनी लाउडली सुन रहा है या कोई ड्रामा सुन रहा है, बट इफ यू फील दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर परफॉर्मिंग एक्सेलेंट। बट अगर अगर हम जिस दुनिया में जाएंगे, और कल से तो बहुत डिटेल में जाएंगे बिकॉज कल है ही कंसंट्रेशन के ऊपर, तो if feel that now your child is getting distracted या उसकी performance affect हो रही है, या he is unhappy because he's just very, उसके facially भी आपको नजर आ रहा है कि वो struggle कर रहा है, then you're going to stop, you're going to pause and you're going to try and fix it, right? but अगर ओवर स्टिमुलेशन, मैं बार बार वर्ड यूज करूंगी, ओवर स्टिमुलेटेड, इतनी बम्बार्डमेंट है हर तरफ से आजकल, बट वी आर सर्वाइविंग, राइट? आई मीन हम जैसे लोग जो अक्सर कराची में सारी जिंदगी रहे हैं, अगर हम कोई बहुत ब्यूटीफुल नॉर्दर्न एरियाज भी चले जाते हैं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल एग्री दैट द कामनेस, हम एक हफ्ते से ज्यादा वो कामनेस नहीं ले सकते। हमारे खून के अंदर वो जो है ना, हम कहते हैं वो जोशीला खून, we have got so much energy because we are constantly stimulated with so much. So for us, it has become a survival instinct. In most cases, we are able to take over stimulation very easily. कुछ लोग अब कहते हैं कैसे शोर में रहते हो तुम लोग, राइट? बट हमारी अब आदत सी हो गई, हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया। बट हैविंग सेड दैट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज, having said that, that if everybody around you is kind of managing somehow, but this particular child is not able to do so, and how do you know he's not able to do so? Because he looks unhappy, he looks frustrated, his performance is compromised, his activities में जो उसकी फिनिशिंग है वो नहीं आ रही है, जिस एज तक उसको ये कर लेना चाहिए था अब वो नहीं कर पा रहा है। तो ये तमाम चीजें मुझे बता रही हैं कि देखो, ये जो जिस चीज को आप कंसंट्रेशन कह रहे हो, देयर आर चिल्ड्रन, आपने भी देखे होंगे कि वो तवज्जो भी नहीं दे रहा होता है, या वहां घूम रहा होता है या वो, लेकिन जब बात आती है तो वो जवाब बिल्कुल फर्स्ट क्लास देता है। तो हमें पता है कि although there is so much going on, वो सीख रहा है। but have having said that, there are some children जिसको हम पूरा attention भी दे रहे होते हैं, फिर भी वो नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, तो उनके लिए मैं क्या करूं? so inshallah, when we go ahead we will be talking about proper concentration problem, और एक एक aspect को हम break करके inshallah उसको डिटेल में फिक्स या suggestions की बात करेंगे। मैं यहाँ पे जो ना एक ट्रिक शेयर करना चाहूंगी जो मैं हम्म। अपने बेटे के साथ यूज करती हूँ। हम्म। मैं जो है जब उसको टीवी देखना होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, या इवन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, द कंटेंट दैट ही इज लुकिंग एट, मेरे लिए मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। जैसे कोको मेलन बहुत ज्यादा देखता है तो उसमें बहुत हाई स्टिमुलेशन होती है या बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, तो मैं पीछे से जाके वाईफाई बंद कर देती हूँ और वो थोड़ी देर बाद जब स्क्रीन खुद रुक जाती है तो कहता है ओ आई थिंक वाईफाई बंद हो गया। मैं कहती हूँ हाँ कुछ खराबी हो गई है शायद। तो जो है दिस इज व्हाट आई डू, दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स जो हम जो है जिसके साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज आप डायरेक्टली बोलोगे तो बच्चा वो है एग्रेसिव नेचर में आ जाता है, बिल्कुल। और जो है ये करने से वो जो है उसको खुद जो है ना पता चल जाता है कि नहीं अब खत्म, अब टीवी नहीं मिल सकता, अब Absolutely. स्क्रीन टाइम के Thank अलावा कुछ और करना। Thank you so much, Sukana. And yeah, at every age, a different trick will work. छोटे बच्चों के लिए ये ट्रिक चलेगा, बड़े बच्चे खड़े होके आपको बोलेंगे अच्छा मामा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बोलोगे वाईफाई का पासवर्ड क्या था, मैं भूल गई, वो बच्चा बता रहा होगा आपको। So at every age, a different technique will work, but
बट अल्लाह ने कुदरती तौर पे मामास को स्मार्ट बनाया है. Maternal instinct is a gift, right? And it comes the minute you become a mom, that you will know how to manipulate and how to get things sorted. But don't get intimidated. Don't get this feeling कि मैं नहीं कर सक रही हूँ. Inshallah, if you manage yourself, you will be able to manage the family also. Hopefully. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. And again, like I repeat, I want you to keep a child in mind if you have. मैंने ये ग्रुप में भी शेयर कर दिया. अगर आप उसमें ही साथ साथ भरना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. और अगर आप एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में भर रहे हैं तो बाद में अगर आप उस बच्चे के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वी कैन डू दैट सेपरेटली. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग का जो वर्ड है वो यूज होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए और रेड फ्लैग्स के लिए कि आप बहुत जल्दी इस चीज को समझने की कोशिश करते हो कि ओके देयर इज अ पैटर्न दैट आई एम सीइंग, दैट इज साजदा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एनीबडी एल्स. किसी और को आ रही है? कोई और प्रॉब्लम है किसी और को या आ रही है बस? आई डोंट नो. कैन यू हियर? Okay, can you hear now? Can you hear? Yes, Okay, we can. so sorry. ठीक है. अच्छा, मैं बस यही कह रही थी कि हम we will do this, and if you have any child in mind, you try and fill it, keeping that child in mind, right? Or what we are doing today is called a screening. स्क्रीनिंग ये होता है कि जब आप सस्पेक्ट करते हो, आपको लगता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर कोई मसला मुझे नजर आ रहा है, कोई गैप नजर आ रहा है, आप तो यू सिट डाउन एंड यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द चाइल्ड इन डिटेल, बिकॉज द स्क्रीनिंग will help you to understand कि exactly what is the main issue that we are facing. इस एरिया में मसला आ रहा है, और फिर ये आपको एक एक करके जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर उस चीज में आपको हेल्प होगी कि when we start working on the strategies, when we start working on the solution, what are the areas that we need to tap? What is it that exactly हमें उस बच्चे को सपोर्ट करना है, right? तो कल जब हमने डिस्कस किया था वो हमने कहा था कि देखिए although it is learning difficulties, but along with academic, along with reading and writing, we will also see some non-academic, जिसको non-verbal या behavior में symptoms देख रहे होते हैं, जो कि also part of learning difficulties है. And one of the major thing is right शुरू में डेवलपमेंट. एक और वर्ड हमने कल यूज किया था, पाइल्स इज फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहली चीज पी है, यानी फिजिकली, क्या देखने में ही, यानी उसकी फिजिकल एबिलिटीज में ही हमें कहीं ना कहीं गैप नजर आ रहा है पढ़ाई से पहले ही. तो सबसे पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो उसकी फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, कीप योर चाइल्ड इन माइंड. और 4 यहाँ पे कॉलम्स है. सबसे पहले प्री स्कूल, फिर इसके बाद ग्रेड 1 to 4, ग्रेड 5 to 6, एंड देन आपके हाई स्कूल के बच्चे या इससे बड़े बच्चे. अगर आप किसी बच्चे को फिल कर रहे हो जहन में रखते हुए, तो फिर मेक श्योर कि आप उसी कैटेगरी में फोकस करना. मिसाल के तौर पे इफ योर चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 5, तो आप सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे देखोगे. अगर उससे बड़ा है तो फिर आप ग्रेड 1 to 4 या 5 to 8 के कॉलम में देखोगे. बट फिलहाल हम सिम्टम पे फोकस कर रहे होते हैं. तो सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स में हमें ये देखना है कि क्या उसकी स्किल डेवलपमेंट ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ बीइंग क्लमजी क्या है कि वो बस चीजों से टकराता है, उसके हाथ से चीजें गिर जाती हैं, स्पिल कर देता है, नॉक कर देता है. आप बोलोगे कि इसके हाथ में कोई चीज रहती ही नहीं है. हम बोलते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं हम कहते हैं इसको मत दो ये तो गिरा देगा. तो इज दैट समथिंग दैट यू हैव नोटिस्ड इन योर चाइल्ड? अगर छोटा है तो हम कहेंगे चलो अंडर द एज ऑफ 5 है तो हम वो नोट करेंगे. लेकिन अगर बड़ा भी हो गया है, आप कहोगे क्लास 1 में आ गया है, क्लास 2 में आ गया है, अब तक तो उसको हो जाना चाहिए, लेकिन बस बार बार यही गिरता है, इसी से टकरें होती हैं, इसी के हाथ से ये चीजें जो है ना टूट जाती हैं. देन इफ इट इज अ पैटर्न, देखिए वन ऑफ तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट इफ इट इज अ पैटर्न दैट यू आर सीइंग, या इट इज समथिंग दैट यू नो इसी से होगा, तो इट इज अ
रेड फ्लैग। रिमेंबर, जब हम रेड फ्लैग की बात करते हैं, प्लीज याद रखना एक पॉइंट के बेसिस पे, क्या ये जो होता ही होता है, इसके बेसिस पे हम लर्निंग डिफिकल्टी नहीं बोलेंगे। पूरी एक चेकलिस्ट है जिसमें हम डिफरेंट एरियाज को देख रहे हैं, बट अगर कोई चीज आपको नजर आ रहा है, परहैप्स इट इज अ वार्निंग साइन, परहैप्स इट इज अ रेड फ्लैग। फिर हम क्या कह रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि लिमिटेड सक्सेस इन games and activities that demand eye-hand coordination. Eye-hand coordination is extremely important in writing and lots of other skills. लेकिन learning difficulty की दुनिया में बहुत सी activities इसके around ही होंगी. That is the connection between what you see एंड वॉट यू डू। कल भी हमने विजन की बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग डिफिकल्टी के अंदर विजन को चेक करना। तो वो गेम्स, चाहे आप, हम कहते हैं ना कैच द बॉल, छोटे बच्चों के साथ आप बॉल कैच कराने वाली एक्टिविटी कर रहे होते हो या थ्रो वाली एक्टिविटी करते हो, एंड यू फिगर दैट व्हाई इज ही नॉट एबल टू डू दैट, व्हाई इज ही नॉट, या आप लेसिंग या बीडिंग कराते हो, चाहे वो बड़े होल वाले भी हों, व्हाई इज ही नॉट एबल टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग। फिर इसके बाद क्या है, हैज ट्रबल विद बटन्स एंड जिपर्स। अब कीप इन माइंड कि जब मॉन्टेसरी के लेवल के बच्चे होते हैं, हम ये सिखा रहे होते हैं, बट अगेन दीज आर एक्टिविटीज दैट वी अज्यूम दैट बाय द एज ऑफ 5, यानी ग्रेड 1 से पहले ये चीजें उसको आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बच्चा है जो क्लास 3 में आ गया है और अभी तक शू लेस नहीं टाई कर पा रहा, अब या तो आपने सिखाया ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो मैंने इतनी दफा सिखाने की कोशिश की है बट समहाउ ही इज नॉट एबल टू डू दैट, अगेन दिस कुड बी अ सिग्निफिकेंट थिंग दैट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई। यहाँ पर वो आ गया आर्ट वर्क, क्रिएट्स आर्ट वर्क दैट इज इमेच्योर फॉर हिज एज। Only on this there is a lot of research to show कि कौन सी एज पे बच्चे क्या चीज ड्रॉ करना शुरू कर लेते हैं। So say by the age of 3 we assume that at least वो कुछ शेप्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला शेप बच्चा क्या बनाता होगा जो सबसे इजी है बच्चे के लिए? Any idea? What's the first shape? Circle. Now, सर्कल। we move on from circle to triangle to complex shapes. But अगर आपको लगता है कि मतलब by the age of again 3 to 5 we assume कि वो कुछ structure बना लेता है, maybe it doesn't look 100% like a cat but he knows it's a cat। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी कोई ऐसी ड्राइंग नहीं बना पा रहा जो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, even if people who say कि मेरी बहुत खराब ड्राइंग है मुझे नहीं आती, वो भी कुछ ऐसा बनाते हैं कि लगता तो है। So if this is something that you believe कि हाँ उसके आर्ट वर्क में मेच्योरिटी नहीं है या क्लैरिटी नहीं है, that could be one of the indicators। And then demonstrates poor ability to color or write within the lines। अब ये चीज अगेन छोटे बच्चों में आपको नजर आएगा और आप इनकरेज करते हो, राइट, चाहे वो 4 लाइन कॉपी है, 2 लाइन कॉपी, बट इफ यू सी अगेन दिस इज अ पैटर्न दैट ही इज नॉट एबल टू। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ से लाइन से शुरू करते हैं, चलते 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 या तो बिल्कुल एंड में जाके उनकी इतनी छोटी हो जाती है, वो गिर रही होती है, या वो इतना ऊपर ले जा रहे होते हैं, एंड दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प यू सी दैट परहैप्स मे बी इफ दिस इज अ पैटर्न, एक दफा कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन बार बार अगर आपको ये नजर आ रहा है तो परहैप्स दिस कुड बी अ वार्निंग साइन। One of the major things that will help you to identify a child is their writing grip. Grip में ये जो लिखा है pencil grip awkwardly. In most cases with children with learning difficulty, उनका हम कहते हैं fist grip होता है, यानी हम पेंसिल नॉर्मली यूं पकड़ रहे होते हैं, राइट, दिस इज हाउ, बट विद चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी आप देखोगे कि वो ऊपर से पेंसिल ला रहे होते हैं, लिटरली उनका यूं यहाँ से ग्रिप कर रहे होते हैं। So from here, all their pressure is on their fist, and that is why sometimes when they write, थोड़ी देर बाद वो बोलेंगे मैं थक गया। अब यहाँ पर टीचर, मदर, आप इतने विजिलेंट होते हो या इतने अलर्ट होते हो कि आपको समझ आना चाहिए कि ये इसकी चालाकी है, फरार है कि मैं थक गया मुझे नहीं लिखना, या आप जेन्युइनली देख रहे हो उसके चेहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से दैट ही सीम्स टू बी really genuinely frustrated, that he is tired and he's not physically tired, he'll say मेरा हाथ दर्द हो रहा है या मैं लिख के थक गया। और पता कैसे चलेगा? पता ये चलेगा जब वो लिखता है तो it is there's a lot of pressure। बाकी
दबा दबा के, वेरी स्लो एंड टीडियस. दीज आर अगेन क्लूज दैट विल हेल्प यू सी कि हाँ, बहुत मेहनत, एफर्ट है उसके लिए ये सारी चीजें करना. राइटिंग के बारे में बात करी थी, ठीक है. फिर क्या है, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी यूजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और डिमांड्स प्रिसिशन. अगेन छोटे छोटे जैसे ट्वीजर्स के साथ, अगेन ये मॉन्टेसरी लेवल पे ही आप पकड़ लेते हो, चाहे वो ट्वीजर्स है, चाहे लेगो है, चाहे वो बटनिंग है. हम कहते हैं ना इधर से उठा के उस पे डाल दो, ट्रांसफर इन कप्स या वट एवर, लिटिल थिंग्स वेयर यू हैव टू ग्रास्प. अगेन इट्स टू डू विद योर fine motor skills. And children who absolutely dislike drawing or avoiding writing. Now, I have met in today's world, वही अक्सा वाली आपकी बात, in today's world, I repeatedly meet children who say writing is so boring. और क्योंकि उनका दिमाग इतना टेक हो गया है, right? But again, फिर से मैं आपसे कह रही हूँ कि एक चीज होता है मुझे पसंद नहीं है, इट्स बोरिंग, और दूसरा होता है कि आप जेन्युइनली उसके चेहरे से देखते हो कि उसके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है. बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं मजा नहीं आता और बोरिंग है और ये, बट व्हेन दे आर मेड टू डू इट, दे डू इट राइट, एंड दे डू इट एफर्टलेस. लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास कोई बच्चा है जिसको वाकई आपको लगता है तकलीफ है उसके लिए ये काम करना, यू नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ही स्ट्रगलिंग, दैट्स व्हेन you know that perhaps we are looking at a child who is genuinely struggling. So basic skills में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे. अब जहां पर लैंग्वेज की बात आती है, वहां पे जब हम कल बात कर रहे थे पाइल्स की और अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, सो like I told you, we will break down and we will try and understand the history of the child. One of the major things that we are interested in is obviously the birth history and the pregnancy, but after that the developmental history, कि क्या उसने अपने जो milestones थे वो सही एज पे अचीव किए. And one of the major milestones is speech. तो क्या उसकी स्पीच डिलेड थी, क्या उसने अपनी एज से, नॉर्मली वी एक्सपेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द चाइल्ड टू बी अराउंड द फर्स्ट बर्थडे, है ना. 1 year तक हम कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर लेते हैं. बाय द एज ऑफ 2 वी एक्सपेक्ट देम टू एटलीस्ट यूज 2 words, मेक स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस. By the age of 2.5, 3, and certainly by the age of 4, एक फ्लुएंसी आ रही होती है. तो जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट द एज ऑफ 4 है, ऑलमोस्ट. मैंने आपसे कहा था ना, स्पीच डिले इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिलेज इन चिल्ड्रन, बट नॉर्मली बाय द एज ऑफ 4 वो अचीव कर लेते हैं, एंड देन लेटर ऑन पता नहीं चलता. लेकिन अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है एंड इट इज अराउंड आई डोंट नो 2 years, एंड यू से कि उसकी वोकैबुलरी 20 वर्ड्स की है या इवन 50 वर्ड्स की है, तो हमें पता है कि कोई ना कोई गैप है और डिलेड है. सो अगर आपके पास हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज ऑफ स्पीच है, देन यू नो दैट परहैप्स अगेन, हर बच्चा स्पीच डिले का लर्निंग डिफिकल्टी में नहीं जाता, लेकिन एक सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग है, स्पेशली अगर वो स्ट्रगल कर रहा है आपके मैसेज को समझने में भी, कॉम्प्रिहेंड करने में भी उसको मसला हो रहा है, राइट. फिर इसके बाद क्या, हैज डिफिकल्टी मॉड्यूलेटिंग वॉइस एंड साउंड. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सटल, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो आपको, रेड फ्लैग्स यही होता है ना, रेड फ्लैग्स आर नॉट शाउटिंग, समटाइम्स रेड फ्लैग्स आर वेरी सटल एंड you start picking those things. So if you have a child who is परहैप्स नॉर्मल स्पीच, मतलब है उसकी स्पीच है, लेकिन हम कुछ बच्चों को बोलते हैं ना, कैन यू विस्पर इन माई ईयर, कैन यू से इट वेरी सॉफ्टली, यानी अपने ही साउंड को आप चेंज करोगे. कब आप विस्पर करोगे, कब आप लाउड करोगे, कब आप सॉफ्ट करोगे, कब आप जो है वो अपने टोन को चेंज करोगे. इफ यू फील दैट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू इट, इवन लिटिल चिल्ड्रन या बड़े बच्चे भी, देन यू नो परहैप्स देयर इज सम लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग का मसला, यानी वो एरिया ऑफ द ब्रेन जो आपकी स्पीच और आपकी जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करके आपको प्रोड्यूस करके देता है, वो पाथवे में थोड़ा सा मैसेजिंग स्लो जा रहा है, राइट. हैज ट्रबल नेमिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट, समटाइम्स वोकैबुलरी आपने सिखाई है और उसको याद नहीं रहती, हम फॉरगेटिंग की बात कर रहे थे. हैज डिफिकल्टी स्टेइंग ऑन अ टॉपिक, like I said, one of the problems that we see is what,
कि आप उसको बोलो कि अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे थे, हम आई डोंट नानी होम गए थे, तो हम नानी होम गए थे तो हमने वहां पे क्या किया, आप बताओ, राइट? तो आप देखोगे कि he or she is not able to stay on the topic. फ्लो में एक बात बताते हैं ना कि अच्छा यहाँ गए थे, फिर ये हुआ था, फिर हमने ये किया था. That's something. Now, little children, I again and again I'm repeating, देखिए little children you expect कि थोड़ा सा आप clue दोगे, थोड़ा सा help करोगे, but again after the age of 5 you expect them to be able to say something in a flow. But if you are seeing that नहीं याद नहीं रह रहा, या थॉट्स हैं लेकिन थॉट्स को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा, तो फिर we know that there is perhaps an issue that we are seeing, right? Inserts in words in the conversation, invented words, यानी ये चीज जो है ना आपको बाद में भी नजर आएगी कि जब ये रीड कर रहे होते हो, और आप में से जो कुरान अगर कोई पढ़ाता है तो आपने वहां भी देखा होगा, या उर्दू की रीडिंग कराते हैं, आपने देखा होगा कि सिमिलर लुकिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, उसको बच्चे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एंड आप बोलते हो उसको देख के पढ़ो, और आपको समझ आएगा आहा उसने उस वर्ड को उस वर्ड से लिंक किया है, बिकॉज दे लुक अलाइक. समथिंग लाइक आई डोंट नो, इन इंग्लिश वी से समथिंग लाइक हाउस एंड हॉर्स. देखने में अगर जल्दी से इसको देखो तो एक जैसा लगता है, राइट? तो आपको समझ आएगा कि दे आर सिमिलर वर्ड्स एंड यू आर सब्स्टिट्यूटिंग दैट इनसाइड. एंड हैज डिफिकल्टी रीटेलिंग व्हाट इज जस्ट सेड. वो बिल्कुल उसी तरह के अभी आपने देखा है या अभी आपने पढ़ा है, आप मुझे समझाओ मैंने क्या बोला, आप देखोगे कि वो एक फ्लो में चीजों को समझा नहीं सकता, याद नहीं रख सकता, या उस फ्लो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. uses vague imprecise language and limited vocabulary. अगेन हम बात कर रहे थे कि उसके एज के हिसाब से उसको छोटे छोटे वर्ड्स नहीं बड़े वर्ड्स बोलने चाहिए. अब हम बोलते हैं ना बेटा आप क्लास 3 में आ गए हो, दिस इज नॉट केजी लेवल वर्क. You need more. If you are sitting in class 3 and still writing, I don't know, I like apple, yeah, apple is red, then you're like, that's not the level that you will expect from a grade 3-year-old's written work. So what's happening? क्या उसको वोकैबुलरी सिखाई ही नहीं है, या क्या वो उस चीज को उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा है? what's the gap? And then demonstrate slow and halting speech using filters. यानी आप उसके वर्ड्स में भी देखोगे a lot of अटक अटक के, क्योंकि उसका वो फ्लो ऑफ थॉट या वोकैबुलरी उसके स्पीच में भी नहीं है. uses poor grammar, misuses words in a conversation, mispronounces, confuses words with familiar sounds. Again मैंने जैसे आपको horse and house की बात की थी. इसके बाद has difficulty rhyming. Now rhyming is something that you will pick very early, right? चाहे वो cat, bat, sat, rat, fat, mat, KG level वाला. But when you see, there are some children who genuinely struggle with rhyming words, and that's something that आपको वही शायद बिफोर द एज ऑफ 5 केजी के लेवल पे ही समझ आ जाएगा कि कुछ भी कर लो वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा, इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पा रहा. That's something that you will be able to look into. Has limited interest in books and stories, has difficulty understanding instructions and directions. Very important. कल हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी कि देखें एक होता है कि जब आप उसको कमांड देते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो, तो समटाइम्स वी गिवन इंस्ट्रक्शंस, बेटा स्टैंड अप, गो टू द शेल्फ, टेक आउट दिस बास्केट एंड ब्रिंग द बास्केट हियर, राइट? अब आपने तो एक सेंटेंस में बोल दिया, राइट? आपने कितने कमांड दिए? इफ यू ब्रेक डाउन द कमांड, यू लिटरली गिव मे बी 3 कमांड्स. यू गिव द कमांड टू स्टैंड अप, go to the shelf, bring the basket, pick it up and bring the basket here. Now, you don't understand that children who have an issue with memory or concentration, वो तो इसी में lost हो जाते हैं कि आपने क्या कमांड दिया, उठ के मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, या sometimes they will reach the shelf and then they were like क्या लाना था, right? So if you feel that you need to break down the commands and give one instruction at a time, यानी इस बच्चे को इंस्ट्रक्शन आप इसी तरह दोगे, can you please get up and go to that shelf? जब वो शेल्फ तक चला जाए फिर मैं उसको सेकंड कमांड दे दूं. तो इफ यू फील
that whenever you're giving instructions, directions, commands, the child gets confused अगर दो तीन चीजें एक साथ बोल दो, या वो भूल जाता है, या वो वाकई चेहरे से घबरा जाता है कि क्या क्या करना था, या वो फ्लैट बिल्कुल, that's when you will understand that perhaps there's a problem. Directions के लिए जैसे हमने कहा था ना कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं turn right, turn left, and you say like क्या करना है, राइट क्या था, तो वो चीजें हैं जो there could be a sign that there is a problem here. Has trouble understanding idioms, proverbs, humor, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये जुमला. मैंने आपको कल भी कहा था कि जब हम पाइल्स कर रहे होते हैं तो one of the things in social and emotional learning is we check if the child is able to read non-verbal cues. Non-verbal cues का मतलब ये कि देखिए बहुत सारी बातें टीचर है, मदर है, फ्रेंड भी हैं, वो आपसे इशारों में कह देते हैं ना, आपके आईज से, टॉकिंग विद योर आईज की बात करें. तो इज योर चाइल्ड एबल टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल कमांड. कभी होता है ना कि उसने उसके साथ मजाक किया लेकिन आप इतना उसको फील कर रहे होते हो क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि वो जो दूसरा पर्सन है he just did it as a joke or he just said it as you know, आप ऐसे ही बात कर लेते हैं ना. What is it that the child is not able to differentiate between the essence of what the person is communicating or the words the person is saying? यानी verbal और non-verbal में जो difference होता है उसको क्या वो differentiate कर पाता है या नहीं. Has difficulty with pragmatic skills such as understanding, और ये हमने बात अगेन वही की थी verbal and non-verbal चीजों की. तो ये वो सारी चीजें, अब देखो ये एक दिन में नहीं होता. अगर आप कभी भी कोई लर्निंग डिफिकल्टी का केस लाओगे तो दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन यार. आई विल ऑलवेज गिव यू दिस क्वेश्चन यार एंड आई विल टेल यू प्लीज टेक 1 week. 1 week slowly observe your child, और जितना भी आपको लगता है कि इस पे अप्लाई करता है, mark it in each category so that we are able to kind of have a holistic picture or yeah, a whole profile of which area is the child struggling with. In terms of reading, ये चीज जो है, हमने क्या बोला था अभी ऊपर भी बात आई थी, confuses similar letters and words. Similar looking letter and words में हमने उस दिन भी बात की थी कि जैसे T or F, M or W. Sorry, was someone saying something? Yes, हाँ बोलो I बोलो. was saying. जी जी. After reading this questionnaire and listening to you, I realized that I was the child in my class that who was suffering from learning difficulties, and no one was there to help me out. Because शायद उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, और my mother was the one who was just helping me out, and I was the one who failed in grade 2 and grade 6. I have repeated the classes, not the class 2, I have repeated class 6, and there was a teacher who used to say like the rubbish words to me कि मतलब तुम तो कुन जहन हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्या करोगी, like I have heard these words, and those are the scars which are on my soul till date. और जब I went to the school again for job and I found that teacher is still there, I was standing in front of her and I said I made it. I have said to her कि मतलब she recognized me that who I am. Yes, she knew that I am the student जिसको उसने इतना डिस्क्रिमिनेट किया था, इतना उसने मुझे बोला था, that she felt that she was doing wrong. उस टाइम पे she was realizing. When you met her again, did she understand or did she say something? When I was standing in front of her and I said कि I made it, I was the dumbest student of class, and I still remember the words you said to me कि कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं होगा. और like she told me कि I wonder कि तुम यहाँ से मैट्रिक भी करोगी कि नहीं करोगी. और आई सेड टू हर, मतलब वो एक होता है ना कि शायद खन्नास में मैंने कहा था, शायद उस टाइम में मैं शायद उस्ताद की इज्जत भूल गई थी, मेरा रिवेंज याद था मुझे कि मुझे लाइक शायद वो उस टीचर के वो वर्ड्स थे जो मुझे वहां तक लेके गए, वहां तक पहुंचाया कि नहीं, आई हैव टू डू इट टू प्रूव इट टू हर. To prove it. Amazing.
And I So think thank you so much for sharing. I But did it, and I did my metric. hmm, I did my graduation. I'm standing in front of you as a faculty member of this school. amazing. And Like that's उस what I'm time पे, saying. It's so I'm just important to reading share. all of this. I'm just reading all of this, and most of the areas are the areas that I was suffering. बिल्कुल एंड लाइक आई एम सेइंग मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इतनी दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है दैट व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग विद अ चाइल्ड द पेरेंट्स हैव कम एंड दे हैव सेड कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा था एंड perhaps at that point like you're saying maybe we were not able to understand, maybe we never had that information, but going back and getting that information is also empowering. Maybe I was also struggling for this reason. So हो सकता है देखिए जहां पर भी हमारे पास जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज भी है, देर आर थ्री कैटेगरीज, वी से माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, राइट, देर थ्री कैटेगरीज. कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं, कुछ बच्चे जो जैसे मेन स्ट्रीम में होते हैं, धक्का स्टार्ट लगा लगा के, जैसे आपने कहा यू आर स्ट्रगलिंग बट यू मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह. परहैप्स अगर असेसमेंट हुआ होता तो आप माइल्ड से मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहे होते. बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, बट देयर वाज इनफ to cause you distress and to cause you to question the fact that why am I struggling and nobody's understanding, right? But that So my mother mindset was in is peer pressure because my mother was in peer pressure because मेरी मम्मा ने मुझे सारी फैमिली से ऑफेंड होके एक अलग स्कूल में डाला था just to get a good education, quality education. और वहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी और I was suffering and she was like she was unable to do anything because she was not like she had done her metric only. और उस टाइम पे मेरा ये हाल हो गया था कि इन क्लास फोर्स एंड फाइव्स आई वाज लाइक के फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते थे, साइंस, सोशल स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश, मैं इनमें फेल हो जाती थी. आई एम नॉट ashamed of sharing this because I have suffered this. Till class 6 मैं इन मेजर सब्जेक्ट्स में फेल होती थी बिकॉज मुझे ट्यूशंस भी लगवाए थे, मम्मा ने बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशंस लगवाए थे, सब था. बट द एरिया जो कवर होना चाहिए था वेरी इनिशियली और एट अ टाइम जहाँ पे टीचर शुड हेल्प मी, वो एक प्रॉपर हेल्प और प्रॉपर आई वुड से कि प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाई उस चीज के लिए. एंड आई सफर्ड, माई चाइल्डहुड वॉज अ बिग ट्रॉमा. And that trauma has somehow I have passed to my daughters as well. I shared it with you, if you remember, in the very first class when we were doing it with Hussaini Foundation, the PATS one. तो उस टाइम पे आई रियलाइज, जब मैं पैट्स कर रही थी तब मैंने कहा कि यार व्हाट आई एम डूइंग विथ माय किड. एंड आई थिंक यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के कोर्सेज कराने का मेरा पर्सनल मकसद यही है दैट if there is one person that we can save because we are educating you, right, whether it is you yourself. ये कोर्स बिल्कुल ही आज कुछ और ही डिस्कशन हो रहा है, लेकिन देखें what we offer, sometimes we offer courses like personal healing, self discovery. जो courses होते हैं वो आपके personal healing journey. If there is an emotional weight that you're carrying, then there is such an important need to heal that part of you so that you will decide to break the chain and make sure that you don't transfer that pain, that trauma, that emotional weight to your children. And you can do it, right? हीलिंग की जर्नी में जितना भी काम हुआ है उसमें ये प्रूफ है, डायग्नोस्टिकली भी प्रूफ है और न्यूरोलॉजी के फील्ड में भी ये प्रूफ है कि आप अगर अपने आप को हील करो, अगर कोई कोई भी इमोशनल ट्रॉमा आपने होल्ड किया है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे आपकी पर्सनल हेल्थ से, चाहे फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, अगर चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा आपके अंदर है, आप उसका वेट अपने अंदर कैरी कर रहे हो, अगर आप अपनी हीलिंग करोगे, और कभी कभी यू नीड प्रोफेशनल हीलिंग, यू नीड थेरेपी, sometimes going through self discovery courses, doing a self discovery kind of session with yourself helps you to connect and kind of forgive yourself also. Some people really need to learn to forgive themselves, or
or people who have hurt them, right? और ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने एक जुमले में बोल दी, लेकिन it's the weight that you carry that you need to लेट गो। और जब आप ये करोगे तो आप अपना भी डीएनए, लिटरली आप अपना अंदर से डीएनए स्ट्रक्चर चेंज करते हो, और जब आप वो चेंज करते हो तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो ट्रांसफर कर रहे हो वो भी चेंज करते हो। तो ये जो साइकोलॉजी की, साइंस की जो बेसिक डिबेट है बिटवीन नर्चर एंड नेचर, राइट, हाउ मच ऑफ इट how much of your life is inherited and how much of it is taken from the environment, दोनों का इन्फ्लुएंस आता है आपके, आप अपने बच्चों को क्या ट्रांसफर करो, व्हाट्स द लेगेसी दैट यू वांट टू ट्रांसफर, राइट? एंड बोथ आवर रिलीजन एज वेल एज साइकोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस on your responsibility to transfer a beautiful legacy to your children. तो लेगेसी सिर्फ ये नहीं है कि आप इनहेरिटेंस में कितने घर और कितना सोना दे रहे हो legacy, and that is also the values that you are transferring to the next generation. तो values में ये तमाम चीजें आ जाती हैं, चाहे एजुकेशन, जहाँ रिलीजन इंपॉर्टेंट है वहाँ आपकी इमोशनल एंड सोशल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की डिबेट हो गई, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ज़हीन, बिकॉज आई नो दैट इट कैन बी ओवरवेलमिंग, बिकॉज थिंग्स लाइक दिस कैन रिमाइंड यू, एंड वही जो बात हम कह रहे हैं कि आपका एक वेट है जो आप कैरी करते हो, और आपको लगता है कि आप भूल गए हो, आप आगे बढ़ गए हो जिंदगी में, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको बहुत पुरानी बातें और बचपन की बातें याद दिला सकती हैं। तो एंड दैट्स अ ट्रिगर, बट देन वंस यू आर ट्रिगर्ड, दैट्स व्हेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि क्या करना है, क्या मुझे कुछ चेंज करना है या मुझे इस चीज को दबा देना है। उस चीज को थोड़ा सा रिविजिट करो, एंड बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि रीडिंग के अंदर, और खास तौर पे अगेन आपको ये नजर आएगा इंग्लिश रीडिंग में, उर्दू रीडिंग में, कुरान में आपको नजर आएगा जब आप बच्चों को पढ़ाते हो। तो मैंने आपसे कहा ना, लर्निंग डिफिकल्टीज का ट्रिक ये है कि वो पैटर्न हर जगह नजर आना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश की क्लास में तो होता है लेकिन उर्दू में नहीं होता, या कुरान में तो कभी नहीं हुआ ये प्रॉब्लम, तो देन यू लाइक ये फिर वो चीज नहीं हो सकती। इट should be there everywhere in all sort of areas where the learning is involved, right? So confuses similar looking word, वही वाली बात कि आप बार बार बोलोगे देख के पढ़ो, देख के देखो नुक्ता कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे, आप ये क्या कर रहे हो। बट अगर बार 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 यही मिस्टेक आ रही है तो फिर हमें लग रहा है कि perhaps there is something else. Has difficulty recognizing and remembering sight words. Sight words English की और Arabic की और I think उर्दू में भी है, लेकिन एक अलग ही दुनिया है, राइट? और इंग्लिश तो वैसे भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ साइट वर्ड्स। बट कल जो बात आई थी, आई थिंक आप में से किसी ने, सिद्दीका ने कहा था अबाउट मैथ्स एंड अबाउट हर डॉटर कि वो मैथ्स में स्ट्रगल करती है, तो मैंने कहा था कि देखें जो बच्चे हैं, सम ऑफ द चिल्ड्रन नीड image, a graphic image in their mind to be able to learn, right? जो हम बात कर रहे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑडिटरी है। जो ग्राफिक हैं, जो विजुअल हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो इमेजिनेटिव हैं, उनको उस वक्त चीजें याद होती हैं या उस वक्त उनको समझ आता है जब उनके माइंड में एक इमेज आ जाता है, राइट? तो जैसे ही मैं उसको एप्पल पढ़ा रही हूँ तो एप्पल का इमेज तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको बोल रही हूँ वर्ड लाइक द या विथ, जो कि साइट वर्ड्स होते हैं, तो ध का क्या इमेज आएगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है माइंड में, सो दैट इज व्हाई दे स्ट्रगल, that is why for them sight words just don't make sense, because there is not an association, a graphical or an object or a memory in terms of a visual image जो वो कर सकते हैं एसोसिएट इसके साथ, इसीलिए वो स्ट्रगल करते हैं। तो फिर हम बताएंगे अच्छा भाई हम फिर साइट वर्ड्स कैसे याद कराएंगे। एंड फ्रीक्वेंटली लूजेस प्लेस वाइल रीडिंग, अगेन आप बोलते हो फिंगर रखो या आप उसको तो क्या, लेकिन आप देखोगे यार फोकस ही नहीं हो रहा। कल अगर विजन वाली बात है तो आपको याद आएगा कि उसको आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या है, मे बी द वर्ड्स आर गेटिंग ब्लर, मे बी द वर्ड्स आर गेटिंग बिग एंड स्मॉल, मे बी हाफ द वर्ड सीम टू बी मिसिंग somehow, and that's why he keeps or she keeps losing focus. Confuses similar looking words, बार बार मैं कह रही हूँ, जैसे house, horse, bread, beard, एनीथिंग दैट देखने में एक होता है ना, फिर आप दोबारा कहते हो देख के पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बट अगर वो देख के भी गलत पढ़ रहा है तो दैट्स अगेन समथिंग दैट यू आर लाइक there's something happening. The same philosophy with reversing similar words like was and saw and to and for, इस तरह करके।
demonstrates poor memory for printed words, वही sight words वाली बात है, has weak comprehension of ideas and themes, वो हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक flow में idea नहीं बोलता, has significant trouble learning to read. अब learning to read का मतलब होता है वर्ड्स को ब्लेंड करना. मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन कि वो लेटर्स को शायद पढ़ लेगा, PALLHOU, इंडिविजुअल लेटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब ब्लेंड्स की बात आती है कि आप ब्लेंड करो ना इसको, क्या क्या वर्ड बना, ये जोड़ के क्या बना. जो कुरान पढ़ाते हैं आपने देखा होगा ना कि वो इंडिविजुअल कर रहा है, लेकिन अच्छा अब आप इसको जोड़ के पढ़ो, क्या करता है, ज्वाइन करके पढ़ो. ब्लेंडिंग मास्टर नहीं होगा. तो दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग, राइट. फिर क्या है, हैज अ ट्रबल नेमिंग लेटर्स. ऊपर मैंने क्या बोला था, ये वो बच्चे हैं जो लेटर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सम चिल्ड्रन जो आपने इतनी मेहनत कर ली है, लेकिन आप देखो वो अभी तक इंडिविजुअल लेटर्स को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा. वो इंडिविजुअल अभी जो हम कहते हैं ABCD, उसमें भी गड़बड़ कर लेता है, उसमें उसको भी सही तरीके से नेम नहीं कर पाता. ठीक है. हैज प्रॉब्लम्स एसोसिएटिंग लेटर साउंड. अच्छा, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, अगेन मॉन्टेसरी के लेवल पे ही आप क्या करते हो, आप पहले लेटर को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आप उसको सिखाते हो दिस इज द लेटर नेम, दिस इज द लेटर साउंड. There's too much information, right? Some children just pick it like this. Before you know it, उसने A भी आइडेंटिफाई कर दिया, A का नेम भी आइडेंटिफाई कर दिया, A का साउंड भी आइडेंटिफाई कर दिया. फिर इंग्लिश तो माशाल्लाह is so complicated that सिर्फ the letter A has like 5 sounds. But children in most cases do it literally effortlessly. हफ्ता 10 दिन महीने में आप कहोगे wow, he's mastered it. But if you see a child who is struggling at that level, और ये देखें शुरू के 2 ही टिक बॉक्सेस हैं इसमें, बिकॉज ये वो चीजें हैं, लेटर, लेटर नेम, लेटर साउंड, लेटर आइडेंटिफिकेशन, जो आपको बिफोर ग्रेड 1 अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो बहुत आसानी हो जाती है काम करने. बिकॉज अगर अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें पीछे जाके ये बेस पे काम करना होता है, तो समटाइम्स वी रियली हैव टू वर्क एंड प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट देयर सेल्फ स्टीम. कि 10 साल का बच्चा है, वो कहेगा दिमाग उसका ठीक है, IQ उसका परफेक्ट है, सो कहना 10-year-old has problems with letter reading and sound, and if I'm teaching him basic ABCD, then आप मुझे बच्चों वाला काम करा रहे हो. तो लिटरली हमें पहले उनको, उनकी सेल्फ स्टीम को इंटैक्ट करना पड़ता है कि हम ये क्यों करा रहे हैं, आपको ये कैसे हेल्प करेगा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है. एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग. एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट इफ यू ब्रिंग देम अर्ली, if you bring them before the age of 6, it is much easier, and the gap is not that huge compared to when they reach, I don't know, 10-year-old, and we still have to teach them the basics. So early intervention is much better, right? Reading slowly, आपको लगेगा कि उसके लिए तकलीफ दे चीज है, अटक अटक के स्लो परेशान होके वो रीड कर रहा है. That's when you know that definitely this is a difficult task for him. And substitutes and leaves word, आपको लगता है उड़ा रहता है. कुछ बच्चे बहुत चालाक होते हैं, जब वो कोई वर्ड है जो उनको नहीं आ रहा पढ़ना, तो वो इसको या वो आहिस्ता से पढ़ के, and again, as a teacher, as a mother, you will notice, and if it is a pattern, then that's something that might give you a clue. Poor retention, dislikes reading की बात बहुत हो गई है. अच्छा, जब रिटर्न वर्क की बात आती है तो हमने बोला कि भाई उसको या तो लिखने का शौक ही नहीं है, या मैंने आपसे कहा लिटरली नजर आता है कि वो तकलीफ में है. when he's writing, it's hard work for him, especially look and write, कॉपी करके राइट करने में. वाकई आप देखोगे दबा दबा के लिखता है. आप यहाँ देखोगे तो उसकी ग्रिप में मसला है. वो कहता है या वो कहते यहाँ मुझे यहाँ दर्द होता है, राइट. हैज मेसी एंड इनकम्प्लीट, लॉट्स ऑफ क्रॉस. आप उसका काम देखोगे, अगर पेंसिल से भी या कभी पेन से जो बच्चे लिख रहे होते हैं, इतना क्रॉसिंग, इतना कटिंग, एंड मेसी एंड डर्टी, एंड समथिंग दैट यू वुडंट लाइक टू kind of engage with a lot. Has difficulty remembering shapes and letters of numeral, has uneven spacing between letters. जब written work देखोगे तो वही जो हमने लाइन की बात बोली थी, लेटर्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, वो नहीं है. तो written work फौरन देखते ही आपको लगेगा कि ये सही नहीं है. ठीक है. कॉपीज इनकरेक्टली
सबसे ज्यादा इरिटेटिंग टीचर्स के लिए यही होता है, देख के गलत लिखता है, देख के गलत लिखता है, इरिटेट हो जाते हैं, चाहे वो कॉपी बोर्ड से कर रहा है, बुक से कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर साइन। देखिए छोटे छोटे एरर्स हो जाता है, लेकिन अगर एक पैटर्न है और आप देख लो देख के भी गलत लिख रहा है और पूरा गलत है, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर देयर इज एरर्स, पंचुएशन देयर इज एरर्स, बीच बीच में कैपिटल का इस्तेमाल है, आप बोलोगे कुछ क्यों कर रहा है ऐसा ना, वो उस क्यों के पीछे जाओ। हम टीचर्स को इतना, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ मिस रिलैक्स हो जाएं, आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, चले मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक लम्हे के लिए आप ये तो समझे वो बच्चा क्यों कर रहा होगा, जानबूझ के तो आपको नहीं कर रहा ना। स्लो डाउन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको वर्ड यूज किया था ना, वी सिट विद टीचर्स, वी डू एरर एनालिसिस। आप देखें मिस क्या हो रहा है इसकी कॉपी में, एंड दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ आस्क देम टू फोकस। दिस इज नॉट अ पर्सनल ग्रज, this is something that the child is honestly struggling with, and we want you to understand and appreciate what is happening. So spells poorly, difficulty proofreading, यानी अपनी गलती वो नहीं पकड़ सकेगा। आप लोग कहते हो ना पेपर देने से पहले एक दफा चेक कर लेना, पढ़ लेना, उसको कभी अपनी गलतियां नजर नहीं आएगी, उसके काम में उसको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। हैज डिफिकल्टी प्रिपेयरिंग outlines and organizing data, fails to develop ideas and expresses ideas in a disorderly way. I think ये हमने बार बार कह दिया है कि आपको उसकी रिटर्न वर्क में समझ आ जाएगा कि आइडियाज तो उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्लो या एक स्ट्रक्चर जो है वो मिसिंग है। हैविंग सेड दैट, वन ऑफ द मेजर थिंग्स, और कल हम इसी पे बहुत डिटेल में इंशाल्लाह स्ट्रैटेजीज शुरू कर देंगे, विच इज अबाउट अटेंशन, मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, तीन बड़ी बड़ी चीजें। तो इन अटेंशन, बेसिकली इन अटेंशन हमें कैसे नजर आ रहा है, fails to pay close attention or detail and makes careless mistakes in school work and activities. Now ये जो careless mistakes है ना, I don't know about you, लेकिन मैंने तो बड़े report cards भी देखे हैं, careless work, careless mistakes, makes careless mistake. So I always tell the teachers to slow down and kind of do an analysis of what do they mean by careless mistake. इज इट रियली केयरलेस, क्योंकि केयरलेस वो होता है कि अच्छा चलो कभी हो गया, लेकिन if it is an over and over and over pattern of mistakes, then for me it is no longer a careless mistake, it is a trend, or a trend is something that will tell you what is happening in the child's mind, right? तो careless mistake आमतौर पे अगेन टीचर्स किसको कह रही होती हैं, उसी को कह रही होती हैं कि देख के गलत लिख रहा है, या ऊपर स्पेलिंग लिखी भी थी नीचे गलत लिखी हुई है, तो those are the kind of things. But again, अगर एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, हैज डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन अ वर्क और प्ले एक्टिविटीज। अब ये क्या चीज है, ये जो अभी आप शायद थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि बहुत देर तक कोई काम नहीं करता, राइट, अटेंशन स्पैन इसका इतना नहीं है। इस एक जुमले के तीन आंसर्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो प्लीज इस बात को याद रख लो कि वेरी रफली, वेरी क्रूडली, अटेंशन स्पैन इज मेजर्ड 1 minute per age, वेरी रफली, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है, एक होता है ना इंसान कितनी देर तक फोकस कर सकता है भाई, तो रफली। तो अगर मेरे पास 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, तो मैं अज्यूम करूंगी कि एक वक्त पे, एक टास्क पे, एक नॉर्मल बच्चा, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रही हूँ, एक happy go lucky, everything is okay, average child, I expect the child to have an attention span on one task for about 5 to 7, maximum 10 minutes. 10 मिनट्स के बाद उसका जो ब्रेन है वो वॉन्डर करेगा, जैसे मेरा और आपका करता है, राइट? कि मैं बहुत देर से ये लेक्चर भी सुन रही हूँ, मुझे यकीन है कि आप में से 10 लोगों को याद आ गया, अच्छा भाई खाना भी पकाना है, बच्चों को भी लेना है, फिर ये काम भी करना है, शाम को यहाँ भी जाना है। So at the back of your mind, all this information or responsibilities are there, and they keep coming in front, and then you tell your brain, अच्छा ये खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट बाकी है, फिर मुझे ये करना है। So we are able to go back and forth, right? But in terms of children with genuine attention difficulties, this is the thing that they struggle with. वो जो हम कहते हैं ना, bombardment तो हर जगह से, मुझे पता है नीचे मुझे बिल्ली की आवाज भी आ रही है, यहाँ एसी भी चल रहा है, तो सबकी नॉइज है, but I'm able to filter and focus. But children with
genuine attention span problem we are not able to. I have worked with children जो काम कर रहे होंगे बोलेंगे वो कौवे को बोलो चुप हो जाए ना, वैसे कौवा कौवा कहाँ है, एंड देन आई वाज लाइक अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये कौवे की आवाज आ रही है, राइट, बिकॉज हम फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन वाकई जो अटेंशन स्पैन वाले बच्चे होते हैं जिनको मसला होता है वो नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे हमेशा सवाल ये होगा, अच्छा आप कह रही हो ना अटेंशन का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या आपका बच्चा पूरा काम मुकम्मल कर देता है, इज ही एबल टू फिनिश इट, या आप बोलोगे वो शुरू करता है उसको छोड़ देता है, फिर दूसरी चीज हाथ लगाता है फिर उसको भी छोड़ देता है, यानी अगर 5 मिनट बाद मैं आपके कमरे में आऊं तो यहाँ लेगो फैले हुए होंगे, यहाँ पेंट्स निकला हुआ होगा, यहाँ कुछ होगा, इट्स कम्प्लीटली केओटिक। या आप बोलोगे बोर हो जाता है उसको छोड़ देता है कंप्लीट करके फिर दूसरा उठाता है। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अटेंशन स्पैन। तो एक तो आपकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन को थोड़ा चेक कर लें कि यू आर मे बी आई डोंट नो 20 एंड योर चाइल्ड इज 5, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट उनका अटेंशन स्पैन कम ही है। अगर वो एक चीज 10 मिनट के लिए खेल रहा है तो बहुत है, राइट। दूसरी चीज है कि क्या वो चीज जो कर रहा है उसको फिनिश करके कहता है मामा ओके नाउ लीव इट आई वांट टू डू समथिंग एल्स, या वो लिटरली उसको छोड़ के दूसरी चीज की तरफ चला जाता है। दैट विल आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ अटेंशन। तीसरी बात क्या है, क्या वो आपसे वर्बलाइज करके बोल रहा है मामा दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग कैन यू स्टॉप दिस आई कांट फोकस, राइट। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं मामा अभी नहीं आप वैक्यूम चलाएं, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं सोच सकता, मैं फोकस नहीं कर, वो फीडबैक दे रहा है तो फिर दैट विल आल्सो हेल्प अस टू सी व्हाट हैपेंस टू हिज माइंड व्हेन ही इज ट्राइंग टू फोकस। फिर क्या है, हिज डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, सॉरी ये बता, डज नॉट फॉलो थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड फेल्स टू फिनिश। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर वो उसका अटेंशन ही ऐसा है कि वो कमांड या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वो एक वक्त में एक ही चीज पे अटेंशन दे सकता है। अगर आपने 2-3 इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे दिए, so sometimes what happens is when teachers go to the class वो दरवाजे से ही आ रही होती हैं और कहती हैं take out your science book, open question page number 56, do question number 3, and most kids will just take out the शुरू हो गए, right। लेकिन जो प्योर लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चे होते हैं ना वो उधर ही अटक जाते हैं कि अच्छा मुझे मेरे बैग में से इतनी सारी किताबों में से साइंस की बुक निकालनी है, तो जब जब तक वो साइंस की बुक ढूंढ के निकाल रहे होते हैं वो ये भूल गए होते हैं कि मिस ने क्या कहा था, पेज नंबर 56, और बाकी बच्चे जो है ना क्वेश्चन लिख चुके होते हैं अपनी कॉपी में। So what is happening is the point that the child to hold that information while trying to do another task is too much for their brain to process, whereas बाकी बच्चे लग गए आगे लग गए, right। तो this is something that will help you to understand कि क्या हो रहा होता है उनकी attention में। फिर क्या है, avoids, dislikes or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort such as organizing homework। अगेन बार बार ये बात आ रही है, फोकस करना है ना, कंप्लीट करना है किसी टास्क को। लूजेस थिंग्स कंसिस्टेंटली, आप हमेशा से कहोगे भाई इसकी पेंसिल खो गई, कॉपी खो गई। अगेन बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि पैटर्न अगर आप देख रहे हो, कभी कभी एक दफा तो सबके साथ हुआ होगा, लेकिन अगर आप रिपीटेडली पैटर्न देख रहे हो इसकी तो खो ही जाती है। जैसे आप बोलते हो ना घर में या फैमिली में मजाक ही बन गया है, इसकी तो खो ही जाएगी, इसका तो ये होगा, इसी के साथ तो होता ही है। तो व्हाई, स्लो डाउन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड बट व्हाई, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। हमेशा हम कहते हैं ऑल बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, राइट। बच्चे को कनेक्ट करो ताकि आप उसको समझ सको, ताकि उसकी इस्लाह कर सको, करेक्ट कर सको। उसी तरह हम कहते हैं कि अगर बार बार आप कोई पैटर्न देख रहे हो उसके बिहेवियर में, तो वो अपने बिहेवियर से, अपने रवैये से, अपने एक्शन से आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, राइट। उसको when we slow down and we try and understand and we decode the behavior, we will hopefully inshallah reach to why, and once we reach to why we will be able to do what now, right। लेकिन ऐसे आप सोल्यूशन पे नहीं जाओगे जब तक आप कोर ऑफ द प्रॉब्लम नहीं समझोगे। अगेन फॉरगेटफुलनेस के ऊपर हम काफी सारी बातें इंशाल्लाह कल से करेंगे। सो वेरी क्विकली
जब थोड़ा सा मैथ्स भी कर लेते हैं, हालांकि मैंने आपको समझाया था कि इन मोस्ट केसेस चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज की जो मैथमेटिक्स है वो बेहतर होती है, बट हैविंग सेड दैट देयर आर सर्टेनली चिल्ड्रन who struggle equally with mathematics, right, with numbers, number concepts. तो किस किस्म के मसले आएंगे? बिल्कुल उसी किस्म के आएंगे. has difficulty with simple counting, one on one symbol. और ये चीज को थोड़ा समझ लो. देखें, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनकी मम्मा कहती है नहीं काउंटिंग इसको आती, काउंटिंग इसकी बहुत अच्छी है. अच्छा सही. हमने कहा आप काउंटिंग करो, वो रट्टे में पूरा सुना दिया, राइट. अब मैंने कहा अच्छा कैन यू प्लीज राइट फॉर मी 23. अब मैंने क्या किया, मैंने रैंडम कोई नंबर बोला है, तो अब वो फंस गए. क्यों? क्योंकि रट्टे में अगर मैं इसको बोलूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख देगा, 20 21 22, क्योंकि जैसे उसके ब्रेन में याद है वैसे. बट इफ आई गिव यू a random number, and if you're struggling with that number, then I know that you have not mastered the individual letters, you or digits. You've just kind of, हम कहते हैं ना, एक आर्ट की तरह, एक डिजाइन की तरह याद कर लिया है, लेकिन इंडिविजुअल. अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो आप लेटर या सॉरी नंबर आप लिख देते हो, जैसे मैंने आपसे कहा ओके राइट 14 1 4 14 आपने लिख दिया. फिर मैं इसको बोलूंगी ओके कैन यू टेल मी द वर्थ द क्वांटिटी, क्योंकि इन इट सेल्फ नंबर मीन्स नथिंग, राइट. नंबर की कोई वैल्यू या वर्थ तो नहीं है, उसकी वर्थ आती है उसकी वैल्यू से या उसकी क्वांटिटी से. तो हम कहते हैं अच्छा, जैसे आपने देखा होगा ना केजी की जो बुक्स होती हैं या नर्सरी की जो बुक्स होती हैं, उसमें होता है वन डिजिट है, उसके आगे 1 एप्पल बना होता है या टू बटरफ्लाइज बने होते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर टीचिंग देम दैट द नंबर हैज अ वर्थ, right. So some children are not able to write individual random numbers. Some children write the numbers but don't know the worth of it. अच्छा, आप 14 पेंसिल्स तो बना के मुझे दिखाओ ना कि 14 क्या होता है. या अगर मैं एक बास्केट रख रही हूँ, उसके अंदर बहुत सारे टॉयज हैं, मैं कह रही हूँ कैन यू टेक आउट 14 टेडी बेयर्स फॉर मी, या तो वो मुझे बताएगा कि उसको वर्थ आता है नहीं. तो यू विल सी दैट वो नहीं कर पा रहा, रैंडम नंबर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा, या उस नंबर की वर्थ मुझे नहीं बता पा रहा. सो दैट्स वेयर यू नो ओके देयर इज अ प्रॉब्लम. हैज डिफिकल्टी विद लर्निंग नंबर्स, ये हो गया. सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमने आपसे कहा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्किप काउंटिंग होता है, टेबल्स. ओ टेबल्स की दुनिया तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है कि यू विल सी दैट वो कुछ भी आप कर लो उसको टेबल्स याद ही नहीं हो रहे, राइट. उसी तरह जो एस्टिमेशन होता है, यानी क्वांटिटी है, वैल्यूज हैं, प्लेस वैल्यूज हैं, टाइम है, टाइम फ्रैक्शन, ये सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं. आप देखोगे आपने कुछ भी कर लिया, वो उसको उसकी बेस ही नहीं बन रही. आप बोल लो ना उसकी बेस स्ट्रांग नहीं है मैथ्स में, कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं है. एंड दैट्स वेयर यू विल सी ओके there seems to be definitely a problem he seems to be struggling with, right. और ये सब पूछने के बाद हमेशा आप याद रखिएगा कि very 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 important that apart from the learning, apart from the memory, what is happening to the child's social and emotional life. Because अगर हमें वाकई इसके साथ काम करना है, we need to be sure that emotionally, मैंने आपको कहा ना कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ हम पहले तो सिर्फ इमोशनल कनेक्शन पे काम करते हैं, पहले उसको उसकी सेल्फ स्टीम पे काम करते हैं कि बेटा ओके you're a 10-year-old and we have to teach you basic numbers or whatever basic letters, but you yourself are very important. तो उसकी सेल्फ स्टीम को इंटैक्ट रखना मस्ट है, वरना काम नहीं होगा, वरना काम बिल्कुल नहीं होगा. So in terms of social and emotional health, what are we checking? We are checking again, is the child able to identify his own mood? Is the child able to identify the mood of others? Is the child able to detect appropriately कि उसने मजाक किया या जोक करा था वो, right? Has difficulty joining in mainstream positive के अच्छे दोस्त उसके हैं. समटाइम्स दीज चिल्ड्रन, आपने जो इनसे बात बोली थी कि बच्चों को हॉबी सिखानी है, मेरी सबसे जिंदगी में आजकल जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमें बच्चों को फ्रेंडशिप सिखाना पड़ रहा है, राइट. कि आप दोस्त कैसे बनाओ. देयर आर चिल्ड्रन हु जेन्युइनली आर स्ट्रगलिंग टू जस्ट मेक फ्रेंड्स, राइट. एक जमाना था, मुझे नहीं याद कि हमने कभी सोशल स्किल क्लब्स किए या सोशल स्किल ग्रुप किए ओनली टू टीच फ्रेंडशिप. बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर एंड ओवर नाउ, दैट genuinely kids just are not integrating. वो शायद उसकी फिलॉसफी वही है
कि हम इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि हम ह्यूमन कनेक्शन से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एंड वही आपकी बात फिर अक्सर कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एआई अपनी जगह, बट वी विल फॉर एवर need human connections, and I think that is so important. तो वो जो होम स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप करें होम स्कूलिंग, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट योर चाइल्ड हैज चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन विद देयर ओन एज ग्रुप। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मस्तियां या खेल वो आपके साथ कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ मैं आई प्ले विद देम लाइक अ चाइल्ड, ओके, बट चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो जहां तक फिर बात आ रही थी इसकी, ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ हम कह रहे थे कि भाई कितना जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। हम कह रहे थे कि वो अपनी जो जो वीकनेस है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम वाकई उनके साथ काम करते हैं। जो गोल सेटिंग होती है कि व्हाट इज इट दैट यू एंजॉय, व्हाट इज इट दैट यू लाइक, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द एरियाज दैट यू वुड लाइक टू वर्क ऑन। एंड लाइक आई सेड येस्टरडे कि पूरी कहानी करने के बाद भी जब हम एंड में मदर से कभी पूछते हैं या टीचर से पूछते हैं अच्छा और कोई बात है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, इज देयर एनीथिंग एल्स, बहुत सारे फॉर्म्स आपने फिल किए होंगे ना, उसमें होता है is there anything else that you want to add, and in most cases we are like कौन है और क्या लिखेगा, but fascinating as it is there are some people who still have something to add। तो यहाँ पर भी अदर क्वेश्चंस हैं कि पूरा पूछने के बाद भी आपसे एक और दफा पूछ रहे हैं, एक और दफा चेक करा रहे हैं कि क्या वो कंफ्यूज करता है डायरेक्शंस में, राइट और लेफ्ट में, हैज अ पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन, finds it difficult to judge the speed, time, distance, right। आप कहते हो ना कि जब रोड क्रॉस कर रहा होता है इसको समझ नहीं आता है कि यार गाड़ी इधर आ जाएगी, इसको लगेगा, इसको की सेंस क्यों नहीं है, राइट। कि वो जजमेंट होती है ना एक, कि व्हाट्स द डिस्टेंस, या जैसे हमने प्ले बॉल की भी बात की थी तो वो इधर खड़ा हुआ है तो वहां पर है ना बास्केटबॉल का वो थ्रो करने के लिए, तो जज क्यों नहीं कर सकता। तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल अगेन गिव यू अ लिटिल क्लू। हैज ट्रबल रीडिंग चार्ट्स एंड मैप्स, मैप्स तो खैर आजकल ज्यादा नहीं करते, बट अगेन दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल टेल यू दैट वो इस चीज को, यहाँ इसको हम कहते हैं स्पेशल, क्या उसको स्पेशल या डायरेक्शनल अवेयरनेस है या नहीं है। डिसऑर्गेनाइज्ड है, बार बार मैं कह रही हूँ, केओटिक है, आप उसकी चीजें देखोगी फैली हुई है। अब आप कहोगे हर टीनेजर का रूम फैला हुआ है, बट द पॉइंट हियर इज दैट ओके इफ आई टेल माय टीनेजर कैन यू प्लीज सॉर्ट इट आउट, हम हमें यहाँ जाना है या मेहमान आ रहे हैं, तो वो क्या कर लेता है, या आप देखोगे यार उससे नहीं होता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन age appropriate behavior and the fact that honestly the child is genuinely struggling, right, often loses things, is slow to learn new games, puzzles, कोई चीज जिसके अंदर आप देखोगे इंस्ट्रक्शंस हैं, हम कहते हैं ना पुटिंग थिंग्स टुगेदर, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस को फॉलो करने में स्ट्रगल करता है, हैज डिफिकल्टी लिसनिंग एंड टेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप देखते हो कभी कभी, अब आई डोंट नो बट खैर हमारे जमाने में तो था ना डिक्टेशन, लिटरली आई रिमेम्बर इवन इन यूनिवर्सिटी आई हैड अ टीचर हु वाज यूनिवर्सिटी में डिक्टेट कराते थे आंसर्स, आप लिखें, वो फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे थे तो, एंड ही वांटेड द सेम आंसर्स टू बी रिटन इन द एग्जाम। तो सुनना भी है और लिखना भी। तो इफ योर चाइल्ड इज टेलिंग यू दैट मैंने ये काम नहीं किया या मेरी कॉपी इनकम्प्लीट है बिकॉज द टीचर वाज डिक्टेटिंग एंड आई हैड टू राइट, एंड दैट्स वेयर यू सी कि वो नहीं कर सकता है ये चीजें, राइट। फिर परफॉर्म्स इनकंसिस्टेंटली ऑन टास्क फ्रॉम डे वन डे टू अनदर, एक डिस्क्रिपेंसी है उसके काम में, एंड हैज डिफिकल्टी जनरलाइजिंग अप्लाइंग स्किल्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ये क्या होता है, ये होता है कि मैंने एक जगह सीख लिया, आप बोलोगे ना बेटा आपने ये सीखा है ना उधर, जैसे आपने आई डोंट नो कुरान टीचर ने आपको नहीं सिखाया था कि तोड़ तोड़ के ब्लेंड करके करते, उसकी तरह आप यहाँ ट्राई करो, देखो वो चीज आप देखोगे कि वो स्ट्रगल कर रहा है उस नॉलेज को जो उसने वहां सीखा था किसी और सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए, एंड दोज आर द काइंड ऑफ होल क्यूज। अब जितने भी स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर्स है ना उसमें से सबसे शॉर्ट, सबसे प्रिसाइज और सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो मुझे लगता है वो ये वाला लगता है, और आई फील इट्स इजियर फॉर मदर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड, but this will give you a kind of clue
कि अगर हमें वाकई काम करना है तो कितनी जरूरत है कि हम एक एक पॉइंट को genuinely observe करें, because when you accurately observe the child and when you try and identify exactly where you will put a tick, फिर जब हम एक प्लान बनाते हैं कि अच्छा इस बच्चे के साथ मुझे करना क्या है, हाउ डू आई हेल्प द चाइल्ड, तो जहां आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई इसको ये वाला मसला आ रहा है, देन अकॉर्डिंगली वी विल मेक द प्लान और व्हाट स्ट्रैटेजी आई कैन यूज टू हेल्प दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। क्योंकि एक बच्चे को शायद आई डोंट नो नंबर्स में मसला आ रहा होगा, दूसरे को नहीं आ रहा होगा, तो उसको फिर वो सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी नीड के मुताबिक हमने उसको सपोर्ट करना है इंशाल्लाह, राइट। तो काफी लंबी बात हो गई। आई विल पॉज हियर एंड आई कैन सी दैट अक्सा यू हैव रेज योर हैंड। जी अक्सा। साजदा पर मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल एक कोई स्पेसिफिक बच्चा हमने अपने माइंड में रखा और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये चेकलिस्ट को देखा, ठीक है, हमें हार्डली कोई 1 या 2 रेड फ्लैग उसके हवाले से मिले, ठीक है, जो कि हमने कहा कि विच इज नॉर्मल और उसका ये मतलब नहीं है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या समथिंग। नाउ द थिंग इज के क्या इसका ये मतलब है कि बच्चा कंप्लीटली चटा सफ है कि भाई अब इसको कुछ नहीं होगा आगे, या जो कल हमने कॉजेस पढ़े थे खुदा ना खास्ता कोई इमोशनल चीज की वजह से उसके अंदर अब जाके डिफिकल्टीज उसकी लर्निंग में आ सकती हैं, तो हमें आगे फिर कभी 1-2 साल बाद इस चेकलिस्ट को देखना चाहिए वापस या नहीं, ये बता दीजिए। Excellent, excellent, very good. अच्छा, so I will look at it in 2 ways. I will look at it first purely learning difficulties के उस पे, right? कि although आप बोल रहे हो कि इस checklist में maybe 1, 2, 3 पॉइंट आए हैं, but मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि there are some children who either have very mild characteristics, right? Very mild, यानी मेन स्ट्रीम में वो एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बिलो चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं मेन स्ट्रीम में। So even those children can be helped because they are mild, but there are some things that they are struggling with. Some of them are genuinely moderate, यानी काफी हद तक आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी वो मेन स्ट्रीम में सरवाइव कर लेते हैं, राइट। यानी अगर जैसे आई डोंट नो आपके 5 एग्जाम है तो 2 वो क्लियर कर लेते हैं, 3 में कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं। बट द अदर पॉइंट दैट यू आर सेइंग वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए हम इमोशनल डिफिकल्टीज को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एंड बहुत सारी बच्चे बड़े भी जो एक इमोशनल बैगेज लेके अपने अंदर बैठे हुए हैं, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट उनकी एकेडमिक्स पे इफेक्ट कर रही होती है, बिकॉज योर फोकस, योर माइंड एंड योर हार्ट इज समवेयर एल्स, एंड ऑल्दो you are studying but you're not 100% there, right? तो हैविंग सेड दैट, मेरे पास अगर आप कभी कोई ऐसा बच्चा लाओगे जिसके 2-3 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी कि प्लीज उसकी इमोशनल हेल्थ चेक करो, फैमिली बैकग्राउंड चेक करो, क्या there is something that he's struggling with. If there is, then we will guide you to help the child with his emotional health also, which is more confidence building, self-esteem को intact करने के लिए, and then using some strategies टू प्रिवेंट कि आगे चल के लर्निंग में मसला ना आ जाए। अभी जो आपने 2-3 रेड फ्लैग्स पकड़े हैं ना, उनको तो सॉर्ट कर दो, उनको अगर सॉर्ट करोगे तो होपफुली वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैग्नीफाई नहीं होगा लेटर ऑन। अगर छोड़ देंगे तो बात शायद बढ़ जाए, तो व्हाई वी वेट फॉर द फ्यूचर, लेट्स ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट नाउ। आई होप दैट आंसर्स व्हाट यू आर सेइंग। जी साजदा पर जो है वो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि फिलहाल मुझे सिर्फ 1 या 2 ही दिखे हैं, और वो भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो चीज़ सही हो गई है। मैं वैसे ही जनरली कह रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो फिलहाल हमें नहीं लग रहा, तो इसका मतलब आगे जाके कभी भी उसको लर्निंग डिफिकल्टी नहीं होगी, या होगी आगे जाके कभी भी किसी को किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है। The problem is that I wish we could predict the future, but whenever there is a risk, there is a risk, right? तो जैसे आपने कहा था कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है, या अगर खुदा ना खास्ता कोई इमोशनल इंडिकेटर्स हैं, तो रिस्क फैक्टर अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना हम, तो हम पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए आपको। तो उस अगर अर्ली कुछ आपने पकड़ा है बच्चे में, तो उसको पहले सॉर्ट कर दो, मैं ये कहना चाह रही हूँ बस, है ना? श्योर, परफेक्ट परफेक्ट, You थैंक don't यू। miss in the future, but if you pick something, even if it is a minor thing, sort it out early or identify it early, right? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, तो हम इसको इधर स्टॉप करते हैं, और कल से थोड़ी सी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग क्लास होगी। कल और परसों हमारा पूरा फोकस
मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, डिफिकल्टीज, स्ट्रैटेजीज स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, so take care, I'll see you tomorrow.